एक बहुत गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो विषय है मौत का व्यापार। हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है। इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का, जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का। आप सभी जानते हैं कि सन 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में ये प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है, जंतुओं से फसल को बचाना है। इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं, उससे फसल को बचना बहुत ज़रूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके। भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे। हमारे भारत देश में सन 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो। एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती माँ के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। और हमारे किसान धरती को माँ मानते हैं, तो माँ की धमनियों में, माँ की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स आदि आदि कभी नहीं डालते थे और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में दी गई, किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते होते इस देश में लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1,90,00,000 मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो पहले पौधों को यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से, फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है। अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरिफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में।
अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में हैं। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं, इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है, और फल से फिर आपके भोजन में आता है, और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है, और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें 2 तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है, उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं, 76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है, और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है, और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदयघात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है, और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें, तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं, उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का, तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है, वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है। ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब।
पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है। और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है जलंधर है, और जलंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है। फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की 1000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं, और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए। तो 1500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना है। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया।
जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान ना बनाया जाता है ना खेतों में डाला जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उनका यह कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता, उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती हैं, और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं। अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं, भारत में आकर बना के बेचती हैं। जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं, भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं, भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं। एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एलडी कार्ब जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं। फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए। ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही, और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए। हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए। आप बहुत अच्छे योग्य चिकित्सक हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं, और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं, आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है, और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, 2 बार धो लो तो भी नहीं छूटता, 3 बार धो लो, 4 बार धो लो, 5 बार धो लो, 10 बार धो लो, 50 बार धो लो, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं, आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं। फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना, उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं। सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए, साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में, और एक साधारण भारतवासी गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एल्डी कार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है, उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं
जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे। आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है, भारत उसमें से एक है। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं, ऐसे 150 से ज्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है। और यही 1000 कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है। अब जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते, उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एलडी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है, आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में, दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहरमुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। फिर उनका बिकना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है
तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, यही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं। वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे, तो वो पूछेगा क्या करूं? तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहां मिलेगा? तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी, और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएं। एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा, उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा। माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा। और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी, तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूं, इस भारत देश में बहुत सारे जागरूक किसान पिछले 15 सालों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, जिन्होंने एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान डालना बंद कर दिया, जिन्होंने लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया। ऐसे हजारों किसान हैं, और उनकी करीब 20 लाख एकड़ जमीन पर बिना यूरिया, बिना डीएपी अनाज पैदा हो रहा है, बिना किसी जहर के, बिना किसी कीटनाशक और जंतुनाशक के सब्जियां पैदा हो रही हैं, फल पैदा हो रहे हैं। 20 लाख एकड़ में खेती भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा ये खेती महाराष्ट्र में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, अब तो झारखंड, बिहार में भी शुरू हो गई है। हजारों किसान लग गए हैं, और उन किसानों का अनुभव ये कहता है कि यूरिया डीएपी से वो जितना पैदा करते थे उससे ज्यादा पैदावार उनकी बिना यूरिया, बिना डीएपी से हो रही है। आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो किसान पहले यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 30 मीट्रिक टन गन्ना पैदा करते थे, अब वही किसान गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर खेतों में डालकर 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा। जो किसान पहले यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 15-20 क्विंटल तक गेहूं पैदा करते थे, आज वो गाय के गोबर, बैल के गोबर, भैंस के गोबर का उपयोग करके 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, ठीक दुगना। जो किसान पहले 2 से 2.5 क्विंटल कपास पैदा करते थे 1 एकड़ में यूरिया डीएपी से, आज वो 7 क्विंटल कपास पैदा कर रहे हैं बिना यूरिया, बिना डीएपी के। गेहूं ज्यादा हो रहा है, धान ज्यादा हो रहा है, गन्ना ज्यादा हो रहा है, सब्जियां भरपूर हो रही हैं, फल भरपूर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो पिछले 40-45 साल इस देश में फैलाया गया कि उत्पादन सिर्फ यूरिया डीएपी से ही बढ़ सकता है। उत्पादन बिना यूरिया, बिना डीएपी के भी बढ़ता है। और दुनिया में जब ये कीटनाशक और जहर नहीं बनाया जाता था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ, क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाएं क्या, क्योंकि उन कंपनियों में जहरीले रासायनिक हथियार बनाए जाते थे और वो हथियार विश्व युद्ध में इस्तेमाल होते थे। तो जब तक विश्व युद्ध चला
तब तक हथियार बिकते रहे। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हथियार बेचने का रास्ता बंद हो गया, तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें। तो फिर उन कंपनियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हथियारों का उत्पादन होता है उन्हीं कारखानों में जहरीले रासायनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया, डीएपी, एलडी कार्ब, लिंडेन के नाम पर दुनिया भर में बेचा जाए। आप सभी जानते हैं, विज्ञान आपने पढ़ा है, रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा तो आप सभी जानते हैं, वो ये कि जिन रसायनों से रासायनिक हथियार बनते हैं युद्ध लड़ने के लिए, उन्हीं रसायनों से यूरिया, डीएपी बनता है खेतों को बर्बाद करने के लिए। जिन रसायनों से रासायनिक जहरीले हथियार बनते हैं केमिकल गैसेस के नाम पर, केमिकल बॉम्ब के नाम पर, उन्हीं जहरीले रसायनों से ये लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे जहर, एंडोसल्फान जैसे जहर बनते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं। माने मूल रसायन एक ही है, जिससे आप रासायनिक हथियार बना लो और युद्ध में इस्तेमाल कर लो, या जिससे यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना लो और खेतों में इस्तेमाल कर लो। तो मूल रसायन बनाने वाली यूरोप और अमेरिका की जो कंपनियां थी, उनका ये षड्यंत्र था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, तो उन कंपनियों को क्या करना। तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये काम करना। तो किसानों के माध्यम से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और सबको मूर्ख बनाकर और झूठ बोलकर सारी दुनिया में ये मौत का व्यापार फैलाया। अब हमको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस मौत के व्यापार को बंद कराएं, और इस मौत के व्यापार को पहले अपनी धरती से बंद कराएं, फिर अपने पड़ोसी देशों की धरती से बंद कराएं, और फिर दुनिया की धरती से इस मौत के व्यापार को बंद कराएं। क्योंकि सबको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना इन कंपनियों के मालिकों को आलीशान तरीके से जीवन बिताने का अधिकार है, वैसे ही गरीब से गरीब किसान को जिंदा रहने का अधिकार है। दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है, वो व्यापार है सिगरेट का। सिगरेट के व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो ये कि दुनिया में सिगरेट का व्यापार अमेरिका देश से शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की कंपनियों ने सबसे पहले सिगरेट बनाई और फिर सिगरेट बनाने का धंधा उनके यहाँ बढ़ता गया। जैसे जैसे सिगरेट का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे सिगरेट बेचने के लिए उनको रास्ते बनाने पड़े। तो जिन जिन देशों में अमेरिका की कंपनियां गईं उन्होंने सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया। शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था, आप सभी जानते हैं। तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था। तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया। अमेरिका की जमीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की जमीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है। अमेरिका की जमीन ऐसी जमीन है जहां तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए, आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं, सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस। 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया। और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया। फिर वो तंबाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा के सिगरेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिगरेट बिकना शुरू हुई और उस सिगरेट के लिए कई कंपनियों को स्थापित किया गया। उस दौर में जो सिगरेट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी बनी उसका नाम फिलिप मॉरिस, वो अभी भी जिंदा है। एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम था आरजे रेनॉल्ड, वो अभी भी जिंदा है। एक और तीसरी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका भारतीय नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। आपने भारत में एक नाम सुना होगा ITC, ये मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, उसका भारतीयकरण करके कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी। सारी दुनिया के देशों में ये कंपनी काम करती है। श्रीलंका में इसका नाम होता है श्रीलंका टोबैको कंपनी या सीलोन टोबैको कंपनी। भारत में नाम होता है इंडियन टोबैको कंपनी। पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टोबैको कंपनी। इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टोबैको कंपनी। माने आदत है इन कंपनियों की कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि ये तो उनके ही देश की कंपनी है। तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंधा चला। एक जमाना था कि अमेरिका में ये लोग सिगरेट बनाते थे, दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे, कोई पीता नहीं था क्योंकि सिगरेट पीना किसी की आदत नहीं है इस देश में, क्योंकि सिगरेट कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको पीकर कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करे।
सिगरेट तो सबसे खराब उत्पादों में गिना जाता, लेकिन इन्होंने सिगरेट के बारे में तरह तरह के कुतर्क प्रचलित किए। उनमें से एक कुतर्क था जो आज तक चला आ रहा है, सिगरेट पीने से मर्दानगी आती है, सिगरेट पीने से पौरुष बढ़ता है, सिगरेट पीने से ताकत बढ़ती है, सिगरेट स्टेटस सिंबल है। इस तरह की विज्ञापनबाजी कर करके इन्होंने ये सारा खेल खेला, और इस खेल को सटल तरीके से खेला इन्होंने फिल्में बनाई। यूरोप के, इंग्लैंड के फिल्मकारों ने, अमेरिकन फिल्मकारों ने फिल्में बनाई, और उन फिल्मों में हीरो को खूब अच्छे से जानबूझकर सिगरेट पीते हुए दिखाया। एक हीरो 10 सिगरेट पी रहा, दूसरा 20 पी रहा, तीसरा 30 पी रहा, तो जो ज्यादा बड़ा हीरो ज्यादा सिगरेट पी रहा। उन फिल्मों को सारी दुनिया में प्रचारित किया गया। धीरे धीरे दुनिया के लोगों में सिगरेट पीने की लत लग गई, और सिगरेट की लत लगी तो उसका उत्पादन बढ़ा, फिर उत्पादन बढ़ा तो और बिक्री बढ़ी, फिर और उत्पादन बढ़ा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि 16वीं शताब्दी में दुनिया में एक सिगरेट नहीं बनती थी, और आज सारी दुनिया में 5,500 अरब सिगरेट हर साल बनती है। 5,500 अरब सिगरेट, 5500 अरब सिगरेट। अरब बिलियन अंग्रेजी में, अमेरिकन बिलियन 100 करोड़ का होता है। तो 5,500 अरब सिगरेट सारी दुनिया में बनती है, और इसको 142 करोड़ लोग पीते। अब ये 142 करोड़ लोग दुर्भाग्य से अमेरिका में, यूरोप में, भारत और भारत जैसे कई गरीब देशों में हैं, और इन देशों को सिगरेट पिला पिला के लोगों का सारा खून पसीने की कमाई का पैसा निचोड़ रही हैं ये कंपनियां। फिलिप मॉरिस है, आरजे रेनॉल्ड है, अमेरिकन टोबैको कंपनी है। ऐसी सिगरेट के धंधे में लगी हुई 40 बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका और यूरोप के देशों की। ये कंपनियां अंधाधुंध व्यापार कर रही हैं, और इस व्यापार में अंधाधुंध मुनाफा कमा रही। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मुनाफा कितना हो सकता है सिगरेट के बिजनेस में? हजारों प्रतिशत का मुनाफा है सिगरेट के बिजनेस में। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा, इन कंपनियों की बैलेंस शीट में से आंकड़े निकालकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो फिलिप मॉरिस हो, या आरजे रेनॉल्ड हो, या अमेरिकन टोबैको कंपनी हो, या मार्लबोरो हो, कोई भी सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो निकाल के, एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है, और वो सिगरेट बड़े आराम से भारत जैसे देश में 2 से 3 रुपए में, कभी कभी 4 रुपए में बिक जाती है। अगर 20 पैसे सिगरेट बनाने का खर्चा है और 2 रुपए में सिगरेट बिक रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए मुनाफा हजारों प्रतिशत में है। और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं इस धंधे से, जो सिगरेट का धंधा है। भारत में इन कंपनियों का क्या हाल है? हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने लिए, ऐसी 40 कंपनियां, ये हर साल करीब 20 अरब सिगरेट भारत में भी बेच रही हैं, और वो 20 अरब सिगरेट को हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोग पी रहे हैं, और पीकर अपने फेफड़े गला रहे हैं, अपने खून को विषाक्त कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं, उससे ज्यादा नुकसान वो उस पड़ोसी का कर देते हैं जो उनके नजदीक बैठता है और सिगरेट नहीं पीता है कभी भी। आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील स्थिति में होता है, क्योंकि ये जो पैसिव स्मोकर है और ये जो एक्टिव स्मोकर है, जो पीने वाला है वो तो धुएं को बाहर फेंकता है, और जो नहीं पीने वाला है वो सारे धुएं को अपने द्वारा खींच लेता है अंदर। तो पीने वाले से ज्यादा धुआं नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है। आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति सिगरेट सुलगा ले, पूरी बस परेशान हो सकती है। रेल के डिब्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले, पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे 20 करोड़ लोगों को लत पड़ गई सिगरेट पीने की, और वो पी पी के अपने हृदय को जला रहे हैं, खून को जला रहे हैं, फेफड़ों को जला रहे हैं, और अपने पड़ोसियों को भी जला रहे हैं। एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में। इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में 2 तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक तो नेताओं की, जिन्होंने इन सिगरेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है, जो सिगरेट बना के भारत में बेच रहे हैं, और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की, जिन्होंने सिगरेट का अंधाधुंध प्रचार किया है इस देश में। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है विल्स, WILLS, विल्स।
इस ब्रांड नेम से सबसे ज्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है। अब इस सिगरेट को भारत में ज्यादा से ज्यादा बिकवाना, तो ये कंपनी ने पता है क्या किया, सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया, सालों साल। और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था। इंडिया पीछे लिखा होता था, विल्स आगे लिखा होता था। भारत पीछे है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है। भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी में नाम नहीं लेना चाहता जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है। ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज्यादा प्रचार किया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है। उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है, उसके ग्लव्स होते हैं उस पर विल्स का स्टिकर, उसकी छाती पर विल्स, उसके पैड पर विल्स, हर जगह विल्स विल्स विल्स। और क्या होता था, क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है। मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का, उसमें दो तरफ विकेट्स होते हैं, दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का वहां विल्स लिखा जाता था। फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे। मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज्यादा विल्स 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 देखते थे। और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के मैच खेलते हैं, विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं, विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं, तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा, चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहां तक पहुंची कि बहुत दुख होता है, हर दिन भारत में 3000 नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सरकार के आंकड़े। हर दिन सारी दुनिया में हर दिन 1 लाख नए बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है। तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता, विल्स का प्रचार होता। और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए। और यहां तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में। आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम मैं लेना नहीं चाहता। वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए। बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है, पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है। फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज्यादा, और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं 14-15 साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते। फिर इस सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में, सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया जहर, एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया डीएपी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है। और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं, परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं। भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं। चीन जैसे देश में काफी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके। ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं। एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको आप समझाइए, विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना
कितना नुकसान होता है, व्यसन से कितना नुकसान होता है, और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है। फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुटखे का, खैनी का। ये 5,000 करोड़ का व्यापार है और लाखों लोग इस व्यापार में परेशान हो रहे हैं। फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीड़ी का। सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ। फिर उसके बाद एक शराब का व्यापार है जो मौत का व्यापार बन गया है। इस शराब के व्यापार को भी हमें बंद कराना है। भारत में 32,000 शराब की दुकानें हैं, 20,000 करोड़ की शराब बिक रही है, लाखों करोड़ों लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं। और इसी तरह से एक बड़ा व्यापार हमारे देश में अफीम का है, मार्फीन का है और बहुत सारी नशीली दवाओं का है। हजारों मीट्रिक टन नशीली दवाएं बिक रही हैं और लोगों को तकलीफ में डाल रही हैं। तो मेरा आप सभी चिकित्सक भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इन सभी मौत के व्यापारों को इस देश में जल्दी से जल्दी आप बंद कराइए और जल्दी से जल्दी इस भारत देश को एक रहने लायक, अच्छा, समर्थ, स्वस्थ और समृद्धशाली देश बनाइए।